हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, तो हम लोग को आज आगे कंटिन्यू करना है बोहर एटॉमिक मॉडल पे। तो पहले कुछ हाईलाइट हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था। रदरफोर्ड ने हमको बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के कहाँ बैठा है, सेंटर पे बैठा है। ठीक। फिर बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो होगा क्या। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव, और ये न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता होता अपने ट्रैक के रेडियस को छोटा करेगा। और छोटा करते करते अंत में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके गिर जाएगा। और गिर जाएगा तो सेवा इसकी समाप्त हो जाएगी, माने कि एटम का एग्जिस्टेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एटम का एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मामला यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, ये क्यों ट्रैक छोटा किया? क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उस समय मैक्सवेल ने एक लॉ दिया, मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैक्सवेल्स लॉ, इसमें थोड़ी सी फिजिक्स है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो लगातार अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको और तेजी से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। अगर अपनी तरफ तेजी से खींचने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन के पास आने लगेगा, और अंत में जाके जो भी अपना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उस पर गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब रदरफोर्ड का मॉडल यही क्या खा गया, ड्रॉबैक खा गया। इसी ड्रॉबैक को सही करने के लिए आ गए कौन, बोहर, नील्स बोर। तो बोहर से एटॉमिक मॉडल आ रहा है। एटॉमिक मॉडल क्या कह रहा है ये मॉडल? बोहर से एटॉमिक मॉडल जो है वो आया, और नील बोर ने क्या किया, कुछ बातें बदल दी बस। क्या बदली कि सबसे पहली बात 1913 में आया, तो इन 1913 नील्स बोर suggested a model of atom on the basis of Planck's quantum थ्योरी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए इन्होंने मॉडल दिया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स के नाम से। क्या होती प्लैंक क्वांटम थ्योरी? प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि अगर कोई क्या है, अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग फोटोन या ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ लाइट या फिर बंडल्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक। और ये जो फोटोन होता है इसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। माने फोटोन जो होता है इसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, फ्रीक्वेंसी के। और एक कांस्टेंट आया जो कि प्लैंक ने लगाया, इसे नाम क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू हो गया। ई इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू। जो प्लैंक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है, दिख रही है, हाँ, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल पर नहीं, पर नहीं लगाना, जूल सेकेंड। ठीक है, लग रहा है अटक रही है थोड़ा थोड़ा सा। तो अब आ गए हम लोग यहाँ पे कि क्या कह रहा है, इन 1913 नील्स बोर सजेस्टेड अ मॉडल ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ही सजेस्टेड दैट दैट क्या, पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट वही रहेगा जो रदरफोर्ड में था। क्या बोला था पहला पॉइंट? कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम ओ एम्प्टी। ठीक है। अब एक रदरफोर्ड ने कहा था कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है, सेंटर पे। तो वो भी सेम रहेगा। होल पॉजिटिव चार्ज is situated at the center of the atom। ये दो लाइन एकदम सेम टू सेम है, इसमें कोई दर्द नहीं है। लेकिन कहानी यहीं से अब क्या होगी? चेंज। अब देखो कहानी क्या चेंज हो रही। तीसरा इसके बाद रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया था कि मोशन जो कर रहे हैं जिन ऑर्बिट में, सर्कुलर मोशन बोला कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन किस ऑर्बिट में कर रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब कुछ नहीं पता। तो इन्होंने तीसरा बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल। और शेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन डॉट डॉट डॉट। ठीक। फिक्स्ड एनर्जी स्टेट का मतलब क्या हो गया? कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा होगा किसी ऑर्बिट में तो उस समय एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा होगा। ये मतलब है किसका? फिक्स्ड एनर्जी स्टेट का। ठीक है। चौथे पे आ गए। अब कह रहा कि ये बताओ भाई साहब कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है अपना, अब तुम कैसे कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट यहाँ होगी कि यहाँ होगी कि यहाँ होगी? ये हमें कैसे पता चल रहा? माने कि फॉर एग्जांपल हमने मान लिया ये के है और ये एल है, तो के और एल के बीच में ये जो गैप है, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में नहीं हो सकता था? यहाँ भी होने सकता, यहाँ ऑर्बिट क्यों नहीं है? ये भी बात है। तो अब इसके लिए आई बात कि यही अगले जो दो हैं पॉइंट, यही सबसे मेन पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा कि भाई साहब ये बताओ कि ऑर्बिट कहीं भी पॉसिबल हो सकती थी। तो क्या बोलेगा? ओनली दोज ऑर्बिट्स, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं फॉर विच एंगुलर मोमेंटम, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई का क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसको? एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इक्वल्स टू क्या बोला है? इंटीग्रल मल्टीपल, माने n आएगा ऐसा n जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4, और ये साथ में क्या लगेगा? h अपॉन 2 पाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बोहर का। ठीक। अगला कह रहा है जो आया वो कह रहा है कि अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई ऑर्बिट है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। मान लिया कि ये शैल है जिसकी एनर्जी E1 है और ये शैल है जिसकी एनर्जी क्या है? E2 है। एक शैल है जिसकी एनर्जी E1 है, एक शैल है जिसकी एनर्जी क्या है? E2 है। तुमने कहा कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी
और ये चला गया बड़े शेल में, ठीक है। जब भी बड़े शेल में जाएगा तो केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक वहां रह सकता है, इसके बाद इसको क्या होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो मान लो कि तुम अपने घर में बैठे थे और तुम्हारे पिताजी ने अचानक तुम्हें 100 रुपए दे दिया, तुम क्या करोगे, मार्केट जाओगे, घूमोगे फिरोगे, और जब वापस कब आओगे, जब पैसा खर्चा कर दोगे। तो जितनी एनर्जी तुम्हें दी जाएगी, उस एनर्जी को जब खर्चा करोगे तो वापस आओगे। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और 10⁻⁻8 सेकंड तक ही वहां रह सकता है, उतने में उसको वापस आना है। तो वापस जब आएगा तो जितनी एनर्जी लिया था उतनी एनर्जी छोड़ेगा। अब ये जो एनर्जी छोड़ेगा, तो जब एनर्जी कहीं से निकलती है तो किसी फॉर्म में निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो न्यू इक्वल्स टू E2 - E1/h होगी। अब ध्यान से देखो कि ये तो एनर्जी है ना, एनर्जी माने E, और ये क्या है, h न्यू। देखो प्लैंक क्वांटम थ्योरम क्या बताया गया था कि E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू होता है। बताओ, यही था। तो अब इसका यूज करेगा कि इफ if extra energy is provided to the electron, then it क्या हो जाएगा, move to the excited state, excited energy state, excited energy state में क्या होगा, चला जाएगा। माने जिसमें रहता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जिसमें जाएगा आगे वो क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। इट विल remain there till 10⁻⁻8 second, and now move back towards, कहाँ आएगा, to its initial state या ground state, to its initial state by emitting electromagnetic radiation having frequency nu equals to E2 - E1/h। ठीक, पक्का समझ गए बात। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये वाला, एक इसका पहले वाला। तो ये बात इतनी बोहर की मेन बातें हैं। इसके अलावा बुक पढ़ोगे तो देश का कूड़ा कचड़ा लिखा है, उससे हमें लेना देना नहीं। मेन बात इतनी सी है कि सबसे पहले 2 पॉइंट तो सेम ही सेम थे। पहले 2 पॉइंट ये वाले कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी और पॉजिटिव चार्ज कहाँ बैठा है, सेंटर पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस में, जिसकी एनर्जी कैसी है, फिक्स है। फिर केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 का। तीसरा कह रहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वापस जब आएगा तो जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन छोड़ेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, E2 - E1/h। माने सीधी सी बात है कि दोनों शेल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो h न्यू है, बात इतनी सी है। ठीक है, तो ये बोहर का बना मॉडल। अब बोहर के मॉडल से बहुत सारी चीजें, जब इसको 12th में जब हम लोग आएंगे तो हमको वहां भी एटम्स पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में। तो हम लोग एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इन सब के एक्सप्रेशन को डिराइव करके फाइंड आउट करेंगे। लेकिन
केमिस्ट्री में हमें डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे फॉर्मूलाज कुछ पता होने चाहिए कि अब हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज रटेंगे। क्या कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे मॉडल का जो नाम है उस नाम में हम थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, क्या लिखा बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ, ये किसके लिए होता है, एच लाइक एटम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एच लाइक एटम? एच लाइक एटम का मतलब होता है ऐसे एटम, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है 1H1 ना, बताओ हाइड्रोजन एटम यही होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। क्या इसमें न्यूट्रॉन है, नहीं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन है। ऐसे ही एटम्स की बात करी जा रही है। हाइड्रोजन लाइक का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। न्यूट्रॉन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की बात अगर हम लोग करें तो ये क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस 1/8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन, ना गलत लिख दिया, ये होता है -1/8 इक्वल्स टू m z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, जहां h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बता चुके हैं कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू क्या होती, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई क्या होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितनी होती वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। Z क्या होता, Z होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। N क्या है, नंबर ऑफ शेल, N क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हम लोग क्या कर दें, सारी वैल्यू पुट करें फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे ना हम लोग, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता बताओ, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब हम लोग H की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, E की वैल्यू, M की वैल्यू, सारी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे और उसको चेंज कर देंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो जो E होगा nth शेल का वो कितना आएगा, -13.6, ऊपर क्या था फॉर्मूले में, Z स्क्वायर, नीचे कौन था, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मान लो बोले हाइड्रोजन के लिए, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मान लो बोले हीलियम के लिए, अगर हीलियम का कैसा एटम हो, ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो, एक ही हो, इलेक्ट्रॉन कितना हो, एक हो, इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो उसके लिए Z की वैल्यू क्या रखोगे, 2। ठीक है, अगर मान लो लिथियम हो गया, लिथियम जैसे मान लो 1H1 था। अच्छा, हीलियम में क्या होता है, 2He4, इसका मतलब इसमें इसके एटम को अगर हम ऐसे लिखें He, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नॉर्मल स्टेट में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अगर इसमें दो हैं प्रोटॉन तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दें इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ऐसे ही 3H3Li7 में अगर हम लोग इसको लिखें Li++ तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक बचा। तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू उसी हिसाब से रखी जाएगी। अब वो N की वैल्यू बताएगा कि फलानी स्टेट में है, तो तुम N की वैल्यू पुट कर दोगे।
चलो रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो होती है आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक, जहां एन एच एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई सब वही हैं जो हमें पता है पहले से। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, बचाएंगे केवल एन स्क्वायर और जेड को, तो ये कितना आएगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। कितना होती यूनिट, क्या होगी इसकी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको हम लोग 0.53 भी पुट कर सकते हैं। बताओ, ठीक है। फिर इसके बाद आती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है v इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर टू एन एच एप्सिलॉन नॉट। अगर फिर बात करें हम लोग की इलेक्ट्रॉन है, फॉर इलेक्ट्रॉन तो v इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶। हमने क्या रखा, e की वैल्यू, h की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 2 की वैल्यू और z बाई n बच गया। माने कि अगर हाइड्रोजन एटम रख देते तो z की वैल्यू 1 रखनी पड़ती और n बताएगा वो कि किस स्टेट में है, तो n की वैल्यू वहां से पता चलेगी। ठीक, तो ये तुम्हें पता चल गई रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। ठीक है ठीक है। अब मान लो कहे कि तुम भाई साहब एक काम करो कि कुछ वैल्यू निकालो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की। तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि अपना जो एटम है, एटम का जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो वापस आते समय क्या कर रहा है, रेडिएशन को छोड़ रहा है। बहुत बढ़िया, रेडिएशन को छोड़ रहा है। अच्छा, तो रेडिएशन छोड़ रहा है इसका मतलब कि कुछ सिस्टम होगा। सिस्टम क्या है कि मान लो कि ये पहला ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आ रहा हो, तो अलग अलग टाइप का रेडिएशन छोड़ेगा। बहुत बढ़िया, अलग अलग टाइप का अगर रेडिएशन छोड़ेगा इसका मतलब कि मामला कुछ होगा। तो हमने कहा कि चलो रेडिएशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आ गए हम लोग रेडिएशन पे कि जो स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ एच लाइक एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ एच लाइक एटम, ये क्या बनेगा। तो ये कैसे बनता है, मान लो कि ये पहली स्टेट है। ठीक, बड़ी तिरछी सी हो गई। चलो मान लो कि ये है एक स्टेट जो ग्राउंड स्टेट थी, फिर ये मान लिया हमने कि दूसरी स्टेट है, फिर ये मान लिया तीसरी स्टेट है, फिर ये मान लिया कौन सी स्टेट है, चौथी है, फिर ये मान लिया कौन सी स्टेट है, पांचवी। अच्छा देखो ध्यान से कि हम हर बार गैप को छोटा कर रहे हैं, इसका मतलब ये एनर्जी का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो ये n की वैल्यू कितनी है, ये n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1। ये n की वैल्यू कितनी है ये n की वैल्यू कितनी है 4, ये n की वैल्यू कितनी है 5। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से 1 में आए, या यहाँ से 1 में आए, या यहाँ से 1 में आए, या यहाँ से 1 में आए। अगर ऊपर और बना लेते तो उससे 1 में आए, तो एक रेडिएशन ये मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा कि यहाँ से
टू में आए, यहाँ से टू में आए, यहाँ से टू में आए। एक और बना लेते हैं लाइन, कि एक लाइन एकदम हमने बना दी यहाँ पे। तो एक यहाँ से भी आ रहा होगा नीचे, एक ये आ रहा। फिर एक हमने कहा कि यार यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, n इक्वस टू 3 तक। फिर एक आया n इक्वस टू 4 तक, एक यहीं तक आया। देखा? तो ये अलग अलग हमको स्पेक्ट्रम की सीरीज मिलती हैं। सबसे पहले वाले को कहते हैं लाइमन, ये याद रखना है, लाइमन सीरीज। दूसरी कौन होती? बामर। कौन सीरीज है? बामर। तीसरी होती है लाइमन, बामर, फिर कौन होती? पास्चन। फिर ये होती है ब्रैकेट। फिर ये हो गई फुंड। फुंड की स्पेलिंग होती है PFUND। और इसके बाद आती है, मान लो कि और होती स्टेट ऊपर, तो आती हम्फ्री, लेकिन जरूरत नहीं है, इतने पे रोक देंगे। तो अब तुमसे कुछ चीजें पूछेगा कि पहली बात तो यहाँ एनर्जी डिफाइन कर देता है। एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो हम लोग के पास क्या आया था। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो था ये। अगर हम लोग यहाँ पे z की वैल्यू 1 रखते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो डिफाइन करेगा केवल n। अगर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो -13.6, n इक्वल्स टू 2 रख देंगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू 3 रख देंगे तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ आएंगे अपने इसमें, तो हम लोग को दिख रहा है कि सबसे पहली जो स्टेट है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो दूसरी एनर्जी स्टोर होगी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अगली होगी ये होगी 1.5 के आसपास, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। जो अगली होगी ये होगी 0.8 समथिंग के कुछ आसपास, 0.85 मान लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ऐसे चलेगी। क्या करना है? केवल n के स्क्वायर से डिवाइड करते जाना, वो तो आती जाएगी। तो ये तुम्हारी बन रही एनर्जी स्टेट। अब बात आई कि जो लाइमन है ये किस रीजन में होती है, किस रीजन में होती है। तो उसके लिए हमें वेवलेंथ पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो अभी डायरेक्ट लिखते हैं हम कि किस में होती है, फिर बताते हैं कैसे आएगी। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। लाइमन होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किसमें होती है? अल्ट्रा वायलेट। बामर होती है विजिबल, जो हम लोग को दिखाई देती है। बामर क्या होती? विजिबल। पास्चन होती है नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। और ये सारी क्या होती हैं? इंफ्रारेड। बल्कि इसको फार इंफ्रारेड कह दो। ठीक, समझ आई बात? तो बात आएगी अगर ये अलग अलग सीरीज हैं तो इनका वेवलेंथ कुछ होता होगा। तो वेवलेंथ के लिए जब बात करी तो वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला गया कि जो 1/λ होगा वो होता है जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे r होता है, r जेड स्क्वायर। लेकिन हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो z क्या हो जाएगा? 1। तो फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? 1/λ इक्वल्स टू केवल r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये r क्या है? व्हाट इज r? r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक, क्लियर कट बात है। और अगर हम लोग यहाँ पे अब आए वैल्यू पुट करने, अच्छा इसको हम लोग एक स्टार मार के रटे रहेंगे कि अगर 1/r की वैल्यू पुट करनी पड़ी तो ये लगभग 911 होती है। 911, 912 या 910 भी लिख सकते हैं। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। ठीक, एंगस्ट्रॉम, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, बना दो उसको। तो अब हम लोग बात करें कि लाइमन, लाइमन के लिए देखो क्या होगा। अगर हम लोग अपने स्पेक्ट्रम को देखें ध्यान से, स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखो, सारी सीरीज कहाँ आ रही? 1 पे, माने n1 की वैल्यू
जो है वो क्या है, 1 है। तो आ जाओ यहाँ, सब के सब कहाँ आ रहे हैं, 1 पे। तो n1 कितना होगा, 1, जबकि n2 क्या होगा, या तो 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ेगा। बामर के लिए क्या होगा, n2 की वैल्यू 2 होगी, n1 की सॉरी, n1 की वैल्यू क्या होगी 2, जबकि n2 क्या होगा, या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही लाइमन बामर की बात क्या आता है, पास्चन, उसके लिए n1 क्या होगा 3, n2 क्या होगा 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। बामर के बाद, पास्चन के बाद क्या आता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के लिए n1 क्या हो जाएगी 4, n2 क्या हो जाएगी 5, 6, 7 डॉट डॉट। इन्फानाइट से भी आ सकता है, डॉट 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 का मतलब इन्फानाइट तक चला जा रहा। और ऐसे ही फुंड के लिए n1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर हम लोग पीक वैल्यू रखते हैं, एक करके दिखाते हैं लाइमन के लिए, ज़रूरत इसकी केमिस्ट्री में थोड़ी सी कम है, फिर भी मान लो कि पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा बना ही दिया। तो अगर लाइमन की बात करें और n1 की वैल्यू 1 ले लें, n2 की वैल्यू क्या ले लें 2, तो इस समय जो वेवलेंथ आएगी वो सबसे बड़ी वेवलेंथ आएगी। ठीक है, और ये क्या है r, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माने 1, 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माने 4, एलसीएम कितना आया 4r, कितना होगा 3/4, 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 4r, 4/3r, 4/3r। अब 4/3 और r की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती, 911 ना। तो इसको डिवाइड करो कितना आ रहा, डिवाइड करोगे लगभग 1215 के आसपास, या 1200 या 1215 लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आ रहा, इतना। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ कब होगी, लैम्डा मिनिमम के लिए हम लोग को r, n1 तो 1 ही रहेगा, इसको पुट कर दिया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये कितना हो गया, लैम्डा मिनिमम निकल के आया 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर की हमें तुमने वैल्यू बताई कितनी होती, 911 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे कम वेवलेंथ लाइमन के लिए कितनी है 911, सबसे ज्यादा कितनी है 1215। अच्छा, जब हम लोग 10th क्लास में थे तो हम लोगों ने सुना कि जो हमारा अपना रेनबो भाई साहब होता है वो 4000 से 7000 के बीच में होता। बताओ, ये तो सुने थे। तो ये इससे कम है, कम है ना वेवलेंथ, कम का मतलब अल्ट्रावायलेट, ज्यादा का मतलब होगा इंफ्रारेड। ठीक, तो ऐसे निकाल सकते हैं अगर निकालने को पूछ लिया गया किसी का भी। ठीक है, तो आप कुछ लिमिट याद कर लेंगे कि लाइमन है, बामर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है। लाइमन में जो लैम्डा मैक्स होगा, ये नहीं दिख रहा है लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्सिमम होगा और लैम्डा मिनिमम होगा। तो लाइमन के लिए लैम्डा मैक्सिमम कितना है, देखो अभी हम लोग निकाला 4/3r। ठीक, क्लियर कट बात। अब देखो ये होगा 4/3r, कुछ वैल्यूज एकदम याद होनी चाहिए। जो अगला होगा वो होगा 36/5r, अगला 144/7r, अगला होगा 400/9r, अगला होगा 900/11r। सॉल्व करके निकालोगे आ जाएगी वैल्यू। ये क्या होता है, लैम्डा मिनिमम होता है 1/r, इसके लिए 4/r, इसके लिए 9/r, इसके लिए कितना हो जाएगा 16/r, इसके लिए 25/r। ये वाला याद करना थोड़ा सा आसान इसलिए, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए बात। तो ये लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम की क्या है, वैल्यू है। अब तुम्हें कोई भी सवाल टुच्चा पुच्चा इधर का गुच्चा कुछ भी दे दे, तुम सब लपेट के किनारे कर दोगे। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला भी याद कर लो कि क्या होता है, me⁴/8 h³ और लास्ट में एप्सिलॉन होता है इसमें, और एक और चीज कुछ होती, क्या होती, h³
me⁴ 8h³ एप्सिलॉन। एक क्या होता, एक क्या होता, एक क्या होता, एक क्या होता, ई के फॉर्मूले से निकलेगा, ई के फॉर्मूले से तो n² h³ एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है ये, आर, आर का फॉर्मूला, रुको फिर से लिखो देखो आएगा, आर 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 होता है me⁴ 8, तीन पावर होती है अलग अलग, एच, एच का क्यूब, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और सी, व्हाट इज सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, वैल्यू बता दी आर की क्या होती, 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, और अगर 1/r कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आएगा उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि ग्राउंड स्टेट का ही तुमसे क्वेश्चन दे दिया कि लिथियम प्लस प्लस है तुम्हारे पास, तुमसे कह रहा कि ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब कि जो एन होगा वो किस में होगा, 1 में बैठा होगा अभी, तो इसकी एनर्जी बताओ। तो E का फॉर्मूला क्या होता, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 Z², लिथियम का Z कितना होता, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे, जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं, आसानी से क्वेश्चन वाला क्वेश्चन लगाना है, इससे एकदम आसान है, क्वेश्चन कोई भी आएगा सब धड़ाधड़ लगते चले जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखें क्या, अगर हम लोग बात करें कि एक तुमको एटम दिया है Be और चार्ज लगा है प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और तुमसे कह रहा कि जो n है वो n की वैल्यू इसके लिए दी है 2, और हाइड्रोजन तो पता ही है इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, इलेक्ट्रॉन यही है ग्राउंड स्टेट में बैठा है, तो तुमसे कह रहा कि एनर्जी बताओ Be प्लस 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 अपॉन एनर्जी ऑफ H, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे अपना, क्या होता है -13.6, लेकिन दोनों के लिए 13.6 तो सेम ही होगा, तो बचेगा कौन, Z² अपॉन n², अगर हम लोग एक बार लिख दें इसको 13.6 Z² अपॉन n², तो 1 1 लगा दिया इसके लिए, -13.6 Z² अपॉन n², इसके लिए 2 2 लगा दिया, तो ये तो कट ही गया, हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू 1 है और Z क्या होता 1, तो ये तो 1 ही हो गया, भूल जाओ इसको, बचा कौन, केवल इतना, तो E Be प्लस 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 अपॉन E ऑफ H इक्वल्स टू क्या बचा, केवल Z² n² इसकी वैल्यू दी है कितनी 2, और Z कितना होता बेरिलियम का 4, तो 4 का स्क्वायर 16, n की वैल्यू 2, तो डिवाइड किया कितना आया, n की वैल्यू 2 और स्क्वायर किया तो 4, 4 से डिवाइड किया कितना आया 4, माने E ऑफ Be प्लस 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 अपॉन E ऑफ H इक्वल्स टू कितना आ गया इतना। ठीक, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, 9th क्लास में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो याद थी, फिर भी याद कर लेंगे कि किसी भी जो अपने KLMN नेता लोग हैं, ये लोग, ये KLMN OP भी हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n², अगर n की वैल्यू k के लिए क्या होती n
1, इसके लिए 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, इसमें 8, इसमें 3 का स्क्वायर दूनी 18, इसमें 32, इसमें कितने हो जाएंगे, 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 का स्क्वायर 25 दूनी, तो किस हिसाब से ज्यादा बोल रहे थे, अभी बोल रहे थे ना कुछ ज्यादा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे की चीजें, नया लेक्चर बहुत जल्दी मिलेगा हम लोग को देखने के लिए। तो ये हो गई बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस नहीं आएंगे लेकिन फॉर्मूलाज सीधे सीधे हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, सीधे न्यूमेरिकल सीधे आंसर। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।